हेलो दोस्तों, फिज़िक्स की हमारी इस सीरीज़ में आज ये हमारा दूसरा वीडियो है। आइए बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। बर्फ़ का टुकड़ा पानी में पिघला, मतलब बर्फ़ के टुकड़े को अगर पानी में पिघला दिया जाए तो क्या फ़र्क पड़ेगा? तो पानी के स्तर पे कोई बदलाव नहीं होता, सेम रहता है। ठीक है। आर्द्रता बढ़ने पर ध्वनि का वेग क्या होगा? बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि जब आर्द्रता बढ़ती है तो वायु के घनत्व में कमी आ जाती है। ठीक। तो जब घनत्व में कमी हो जाएगी तो वायु विरल हो जाएगी, जिसकी वजह से ध्वनि का वेग बढ़ जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग तरंग गति पे। तो अनुप्रस्थ तरंगों के बारे में देखते हैं। अनुप्रस्थ तरंगें कैसी होती हैं? तो ये माध्यम के कण, इसके जो कण होते हैं अनुप्रस्थ तरंगों के, ये तरंग की दिशा के लंबवत काम करते हैं, लंबवत चलते हैं इस तरह से, ऐसे ऐसे काम करते हैं। ठीक। तो अब इनकी विशेषता क्या है कि ये केवल ठोस पे चल सकती हैं। ठीक। तो अब ये जब ऐसे ऐसे चलती हैं तो इनको एक बेस चाहिए चलने के लिए, वरना चल नहीं पाएंगी। तो बेस इनका ठोस होना चाहिए। ठीक। तो ये केवल ठोस में चलती हैं, और अगर द्रव में छोड़ा जाए इनको तो द्रव में होगा क्या? द्रव में केवल जो द्रव का तल होगा ऊपर, वहाँ पे बस चल पाएंगी, क्योंकि द्रव का तल इनको बेस दे देगा। ठीक है। और फिर गैस में ये चल नहीं पाती। अब अनुप्रस्थ तरंगों के अगर एग्जाम्पल दिए जाएँ तो तनी हुई डोरी में कंपन और पानी की सतह पर उत्पन्न तरंगे। इसी तरह से अगला है अनुदैर्ध्य तरंगे। ये क्या करती हैं? तो इनके जो कण होते हैं ये तरंग की दिशा के समानांतर चलते हैं, और ये सभी प्रकार के माध्यम में चल सकते हैं। नेक्स्ट है विद्युत चुंबकीय तरंग। तो इनको चलने के लिए किसी माध्यम की ज़रूरत नहीं होती। इनकी जो चाल होती है वो प्रकाश की चाल के बराबर होती है। तो विद्युत चुंबकीय तरंगें जैसे गामा, एक्स, यूवी और विजिबल लाइट, ये सब होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है चिकित्सा, उद्योग और क्रिस्टल की संरचना में कौन सी किरणों का प्रयोग होता है? एक्स किरणें। अदृश्य लिखाई, उंगली के निशान बनाने में और खाद्य पदार्थों के संरक्षण में कौन सी किरणों का प्रयोग होता है? परावैंगनी किरणें। अवरक्त किरणों के खोजकर्ता विलियम हर्शेल। युद्ध में सिग्नल देने के लिए और रात में जब हम लोग चलते हैं तो मतलब दृष्टि उपकरण के रूप में काम करता है, मतलब रात में जब अंधेरा होता है तो देखने के लिए कौन सी किरणों का प्रयोग किया जाता है? अवरक्त किरणों का। रडार, बेतार संचार और माइक्रोवेव ओवन में कौन सी किरणों का प्रयोग होता है? सूक्ष्म किरणें। रेडियो तथा टीवी प्रसारण में कौन सी किरणें होती हैं? रेडियो तरंगे। विद्युत चुंबकीय विकिरण का भाग नहीं है। कौन विद्युत चुंबकीय विकिरण का भाग नहीं होता? कॉस्मिक किरण। नेक्स्ट है ओजोन का अवक्षय। अगर ओजोन का अवक्षय हो रहा है लगातार तो पृथ्वी पर विकिरण की तरंग दैर्ध्य क्या होगी? तो 100 nm या फिर 10⁻⁻⁷ मीटर। एफएम में जो आवृत्ति परास होता है, एफएम रेडियो जो होता है उसमें जो आवृत्ति परास होता है वो कितना होता है? 88 से 108 मेगाहर्ट्ज। आगे बढ़ते हैं, ध्वनि के बारे में देखते हैं। तो तापमान और आर्द्रता बढ़ने पर ध्वनि की चाल में क्या प्रभाव पड़ता है? ये चाल बढ़ जाती है। तो ध्वनि की चाल का क्रम देख लेते हैं, सबसे ज़्यादा किस में होती है, फिर उससे कम, फिर उससे कम। तो ये क्रम क्या है? ठोस, द्रव और गैस। शुष्क वायु मतलब 0 डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि की चाल क्या होगी? 332 मीटर प्रति सेकंड। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग ध्वनि की वो देख लेते हैं हर्ट्ज में। तो 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक। तो जो 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज के बीच की ध्वनि होती है वो श्रव्य होती है, मतलब सुनने लायक होती है, हम लोग सुन सकते हैं। अब अगर 20 हर्ट्ज से कम जाती है, अगर कम जाती है तो वो इतनी धीमी हो जाती है कि मनुष्य उसको सुन नहीं सकता। ठीक है। इसको उत्पन्न कौन करता है? हाथी, गेंडा, व्हेल, ये सब उत्पन्न करते हैं। अब 20,000 हर्ट्ज से अधिक अगर चली जाती है तो ये अगर चली जाती है तो मनुष्य के पास सुनने की क्षमता ही नहीं होती है इसको। ये कौन उत्पन्न करता है? डॉल्फिन, चमगादड़, ये सब उत्पन्न करते हैं। आगे बढ़ते हैं। स्वचालित दरवाज़ों का जो नियंत्रण होता है, ऑटोमेटिक दरवाजे खुलते और बंद होते हैं ना, तो उसमें कौन सी किरणों का प्रयोग होता है? पराश्रव्य तरंगों का। म्यूज़िक कंसर्ट के लिए क्या होना चाहिए, मतलब कैसी कंडीशन होनी चाहिए म्यूज़िक कंसर्ट के लिए? तो ये होना चाहिए कि हॉल की दीवारों को ध्वनि का अवशोषण करना चाहिए। लंबी बाँसुरी, अगर बाँसुरी लंबी है तो ध्वनि कैसी होगी? बड़ी तरंग दैर्ध्य की ध्वनि होगी। आवृत्ति कैसी होती है? तरंग दैर्ध्य के व्युत्क्रमानुपाती। WHO का नगर के लिए ध्वनि प्रदूषण स्तर कितना बताया गया है? 45 डेसिबल।
मनुष्य के लिए शोर की सह सीमा कितनी होती है? 85 डेसिबल। 85 डेसिबल से अगर ऊपर गए तो फिर वो बर्दाश्त नहीं होता है। अब आते हैं संगीत के सातों सुर देख लेते हैं, सारे गामा पाधा नी। ठीक, तो सातों सुरों का की ध्वनि का जो डेसिबल होता है वो कितना होता है? तो देखते हैं। 265 डेसिबल, 294, फिर 330, 349, 392, 440 और 494। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत चुंबकीय तरंगों की लंबाई का अवरोही क्रम देख लेते हैं। सबसे ज़्यादा लंबाई किसकी होती है, फिर उससे कम, फिर उससे कम, इस तरह से देख लेते हैं। तो रेडियो, माइक्रो, अवरक्त, दृश्य, यूवी, एक्स, गामा, ये इनका क्रम है। नेक्स्ट, अब विद्युत धारा के बारे में देखते हैं। 1 एम्पियर बराबर 1 कूलाम प्रति सेकेंड। डीसी अर्थात दिष्ट धारा और एसी अर्थात प्रत्यावर्ती धारा। तो डीसी के बारे में देखते हैं, ये थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया है, इसको देखते हैं। डीसी जो डायरेक्ट करंट होता है, तो इसमें क्या होता है कि ये परिपथ में एक ही दिशा में चलता है, ठीक है, जैसे हमारी बैटरी। और जो एसी करंट होता है, अल्टरनेटिव करंट, प्रत्यावर्ती, वो क्या करता है, इसमें क्या होता है, समय के साथ इसके मान और दिशा में चेंज होता रहता है। दोनों में डिफरेंस क्या होता है एसी डीसी में? तो एसी को हम लोग काफ़ी दूर तक भेज सकते हैं कम बिजली की खपत में, जबकि डीसी को नहीं भेज सकते। नेक्स्ट है, विभव और विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है? वोल्ट। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम। विद्युत मोटर क्या करता है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 इंटू 10⁶ जूल। डायनामो और विद्युत मोटर, ये दोनों क्या है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण। विद्युत ऊर्जा का गति में परिवर्तन, ठीक है, जब विद्युत ऊर्जा का गति में परिवर्तन किया जाता है तो क्या होता है? क्या ऊष्मा की कोई हानि होती है? तो ऊष्मा की कोई हानि नहीं होती। बैटरी का काम क्या होता है? रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना। मोटर कार की बैटरी में वोल्टता कितनी होती है? 12 वोल्ट की बैटरी लगी होती है। धारिता का मात्रक एम्पियर घंटा। निकेल कैडमियम का प्रयोग किसमें किया जाता है? रिचार्जेबल बैटरी में। आगे बढ़ते हैं। जो विद्युत बल्ब होता है उसका जो फिलामेंट होता है वो किसका बना होता है? टंगस्टन का। टंगस्टन की खोज किसने की थी? टार्बन बर्गमैन ने। अब टंगस्टन का गलनांक कितना होता है? 3422 डिग्री सेल्सियस। और क्वथनांक कितना होता है? 5555 डिग्री सेल्सियस। जलते हुए बल्ब के तंतु का तापमान कितना होता है? 2000 से 2500 डिग्री सेल्सियस। एक समान विभव पर आपस में जुड़ी दो आवेशित वस्तुओं में विद्युत की धारा क्या होगी? अगर क्या करते क्या है कि हम एक समान विभव, मतलब सेम विभव है और आपस में जोड़ी गई हैं दो आवेशित वस्तुएं, और उसमें हम लोग विद्युत को सप्लाई करें तो क्या होगा? विद्युत प्रवाहित ही नहीं होगी उसमें। अति निम्न विद्युत प्रतिरोधकता किसमें होती है? जो विद्युत के सुचालक होते हैं, जैसे चांदी, तांबा, एल्यूमिनियम, लोहा। फ्यूज तार में क्या होता है? निम्न गलनांक और उच्च प्रतिरोध। अब देखते हैं, जो हैलोजन लैंप का तंतु होता है वो किसका बना होता है? टंगस्टन और सोडियम का। नेक्स्ट है, घरेलू विद्युत तार का समायोजन कैसे किया जाता है? तो हर प्रतिरोध पर विभवांतर को समान रखा जाता है, एक समान रखा जाता है। एक शुष्क मानव शरीर का विद्युत प्रतिरोध कितना होता है? 10⁶ ओम। और अगर शरीर गीला है तो उसका विद्युत प्रतिरोध कितना होगा? 10⁻² ओम। एलईडी का फुल फॉर्म क्या होता है? लाइट एमिटिंग डायोड। इसमें जो प्रकाश उत्पादक घटक होता है वो क्या होता है? गैलियम आर्सेनाइड। CFL का फुल फॉर्म कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप। अब देखते हैं, विद्युत ऊर्जा को प्रकाश में बदलना है, ठीक, तो विद्युत ऊर्जा को प्रकाश में बदलते हैं तो जो 100 वाट का बल्ब होता है वो कितना बदल पाता है? सिर्फ 5%। और CFL कितना बदल लेता है? 22%। नेक्स्ट है, एक श्वेत प्रकाश नली में पैदा करने के लिए कैसी कंडीशन होनी चाहिए? मतलब एक नली है और उसमें हमें एक वो करना है, वाइट सफ़ेद कलर की लाइट को पैदा करना है, तो क्या कंडीशन होनी चाहिए? तंतु गर्म होना चाहिए।
बल्ब का आविष्कार किसने किया था? थॉमस एल्वा एडिसन ने। चौक कुंडली क्या करती है? चौक कुंडली क्या करती है? लाइन वोल्टता को बढ़ा देती है। अब CFL के बारे में देखते हैं। तो CFL कैसे काम करता है? तो ये करता क्या है, पारावाष्प से विद्युत को गुजारता है और गुजार के पराबैंगनी प्रकाश को उत्पन्न करता है। और ये कितने दिनों तक चल सकती है? इसका कार्यकाल कितना होता है CFL का? 6000 से 15000 घंटे तक। जबकि LED का ज़्यादा होता है। LED कितने? 25 से 30 साल तक चल सकती है। आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट है विद्युत धारा और विभवांतर 2 गुना कर दिया जाए। अगर विद्युत धारा और विभवांतर को 2 गुना कर दिया जाए तो कैसी कंडीशन होगी? विद्युत शक्ति 4 गुना हो जाएगी। ट्रांसफार्मर के बारे में देखते हैं। तो ट्रांसफार्मर किस में काम करता है? ये केवल AC जो अल्टरनेटिव करंट होता है, AC या फिर विभवांतर के साथ काम करता है। मोबाइल फ़ोन का चार्जर कैसा होता है? ये भी एक ट्रांसफार्मर है। कैसा? अपचाई ट्रांसफार्मर। ये करता क्या है? इसका काम क्या होता है अपचाई ट्रांसफार्मर का? वोल्टेज को घटाना। इसीलिए ये करता क्या है, मोबाइल को जितना वोल्टेज चाहिए उतना ही सप्लाई करता है, बाकी कंट्रोल किया रहता है। डीजल इंजन के बारे में देखते हैं। डीजल इंजन क्या करता है? रासायनिक ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। सोलर सेल क्या करते हैं? प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं। बैटरी को चार्ज करना है, ठीक है। तो बैटरी को चार्ज करने में कौन सी धारा का यूज़ होता है? DC, डायरेक्ट करंट, ठीक है। तो कैसे होता है? तो जो बैटरी चार्ज करने का चार्जर होता है, तो चार्जर में एक रेक्टिफायर लगा होता है। तो वो रेक्टिफायर करता क्या है? AC को DC में बदल देता है। इन्वर्टर का क्या काम होता है? इन्वर्टर DC को AC में बदलता है। अपने देश में पावर ग्रिड के संचालन के लिए विद्युत ट्रांसमिशन की आवृत्ति कितनी निर्धारित की गई है? 50 हर्ट्ज़, ठीक है। अब 50 हर्ट्ज़ को फिक्स कर दिया गया है, ठीक। और इसमें कॉम्प्रोमाइज़ कितना किया जा सकता है? 0.5 हर्ट्ज़ का। मतलब 0.5 हर्ट्ज़ ऊपर हो सकता है या नीचे हो सकता है, ठीक है। इससे ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट है पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का कारण क्या है? इसका कारण क्या है? भूक्रोट के अंदर की चक्रण धाराएं। आगे बढ़ते हैं, चालकता के बारे में देखते हैं। तो अति चालक की पारगम्यता क्या होती है? 0 होती है। अति चालक द्वारा प्राप्त अधिकतम ताप कितना हो सकता है? 133 डिग्री केल्विन। सिरेमिक ऑक्साइड। सिरेमिक ऑक्साइड क्या है? उच्च ताप अतिचालक। 0 डिग्री केल्विन या -273 डिग्री सेल्सियस पर जो अर्धचालक होता है, तो अर्धचालक की चालकता कितनी होती है? 0 होती है, ठीक। और ये जो -273 डिग्री सेल्सियस होता है, इस पे विद्युत प्रतिरोध कितना होता है? अनंत होता है, ठीक है। और जो विद्युत चालन होता है, इलेक्ट्रॉन व होल्स दोनों के द्वारा होता है। नेक्स्ट है अर्धचालक का प्रतिरोध गर्म करने पर क्या होता है? अगर अर्धचालक है और उसको गर्म कर रहे हैं हम लोग, तो उसके प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है? प्रतिरोध घट जाता है। जर्मेनियम और सिलिकॉन ये दोनों क्या है? अर्धचालक। नेक्स्ट आगे बढ़ता है, नाभिकीय भौतिकी देखते हैं। परमाणु बम कैसे काम करता है? नाभिकीय विखंडन पर। हाइड्रोजन बम कैसे काम करता है? नाभिकीय संलयन पर। मेसान की खोज किसने की थी? हिडेकी युकावा ने। पॉजिट्रॉन की खोज करता एंडरसन व हैस। सूर्य तथा तारों में ऊर्जा उत्पादन की खोज किसने की थी? बेथे ने। परा यूरेनियम की खोज सीबोर्ग, ठीक है। जो सोलर सेल होते हैं, सोलर सेल में किसका यूज़ होता है? सिलिकॉन का। जो नाभिकीय रिएक्टर होते हैं, तो नाभिकीय रिएक्टर किस सिद्धांत पे काम करते हैं? नाभिकीय विखंडन पर। इसमें कौन सी ईंधन का प्रयोग होता है? यूरेनियम 235 और 238 तथा प्लूटोनियम 239। जो थोरियम होता है, थोरियम में जो ऊर्जा होती है वो कितनी होती है? यूरेनियम से 250 गुना अधिक होती है। आगे बढ़ते हैं, रेडियम। रेडियम क्या है वास्तव में? परमाणु ईंधन।
हाइड्रोजन बम के खोजकर्ता कौन थे? एडवर्ड टेलर। तो हाइड्रोजन बम में होता क्या है? ड्यूटेरियम और टाइटेनियम का संलयन होता है, ट्राइटियम का संलयन होता है, सॉरी। यूरेनियम के रेडियोधर्मी विघटन का अंतिम उत्पाद क्या है? लेड अर्थात सीसा। रेडियो एक्टिविटी का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 80। पहला परमाणु विद्युत संयंत्र कौन सा था? तारापुर, मुंबई में 1969 में बना था। नेक्स्ट है ध्रुव, पूर्णिमा और साइरस, ये क्या है तीनों? ये शोध रिएक्टर है। इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान, ये कहाँ पे है? कलपक्कम, चेन्नई में। कब बना था? 1971 में। एटॉमिक मिनरल डायरेक्ट फॉर एक्सप्लोरेशन रिसर्च, सॉरी वो थोड़ा देख लेंगे, डिस्टर्ब हो गया। तो एटॉमिक मिनरल डायरेक्ट फॉर एक्सप्लोरेशन रिसर्च कहाँ पे स्थित है? हैदराबाद में। हरीशचंद्र रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? इलाहाबाद में। साहा इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर रिसर्च, कोलकाता। गुरुजल अर्थात भारी जल बोर्ड कहाँ पे स्थित है? ट्राम्बे, मुंबई। अब पोखरण परीक्षण देख लेते हैं। पोखरण परीक्षण जो फर्स्ट वाला था वो कब हुआ था? 1974 में। और सेकंड वाला कब हुआ था? 1998 में। जो पोखरण परीक्षण फर्स्ट था उसका लोगो क्या था? स्माइलिंग बुद्ध था। और कुछ देख लेते हैं परमाणु एवं सूचना प्रौद्योगिकी के बारे में। तो भारतीय सांख्यिकी संस्थान कहाँ पर स्थित है? कोलकाता। टिफ्रेक, ये क्या है? ये पहला स्वदेश निर्मित कंप्यूटर है जो 1962 में बना था। परम क्या है? ये पहला स्वदेश निर्मित सुपर कंप्यूटर है। कब बना था? 1991 में। कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को। 1837 में बनाया था इन्होंने पहला कंप्यूटर। इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर, ठीक, ये क्या करता है? ये टूरिंग। इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर के खोजकर्ता कौन थे? टूरिंग थे। माउस और कीबोर्ड, ये दोनों क्या है? इनपुट डिवाइस। मॉनिटर, प्रिंटर और प्लॉटर, ये क्या है? आउटपुट डिवाइस। हेप्टाक्लोर क्या होता है? कीटनाशक। ठीक। इंटरनेट में क्या होता है? पैकेट स्विचिंग होती है इंटरनेट में, ठीक है, पैकेट का स्विचिंग होता है। और टेलीफोन में क्या होता है? सर्किट स्विचिंग। ब्लूटूथ कितने हर्ट्ज पे काम करता है? 2.4 गीगाहर्ट्ज पे। वाईफाई कितने हर्ट्ज पे काम करता है? 2.4, 3.5 और 3.6 और 5 गीगाहर्ट्ज पे। अगला है निक नेट क्या है? कंप्यूटर संचार नेटवर्क। भारतीय सुपर कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? विजय भाटकर को। समानांतर संसाधन का पहला सुपर कंप्यूटर किसने बनाया था? अनुपम ने। पर्सनल कंप्यूटर शब्द की लंबाई कितनी होती है? 32 बिट या 4 बाइट। सुपर कंप्यूटर शब्द की लंबाई कितनी होती है? 64 बिट या 8 बाइट। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग कहाँ पर स्थित है? देहरादून। डिजिटल घड़ी क्या होती है? ये वास्तव में एम्बेडेड कंप्यूटर होता है। डेस्कटॉप की छपाई में किसका यूज़ होता है? लेज़र प्रिंटर का। एक्साइमर या एक्सीप्लेक्स, इसमें किसका यूज़ होता है? परावैंगनी लेज़र का। गैस लेज़र का यूज़ किसमें किया जाता है? होलोग्राम और बार कोड को पढ़ने में। नेक्स्ट है डाई लेज़र। डाई लेज़र का यूज़ किसमें किया जाता है? इसका जो यूज़ है वो खगोल, औषधि और स्पेक्ट्रोस्कोपी में किया जाता है। WWW वर्ल्ड वाइड वेब, इसकी खोज कबर किसने की थी? मतलब इसकी स्थापना कबर किसने की थी? टिम बर्नर्स ने 1989 में। आर्ची क्या है? इंटरनेट आधारित खोज सुविधा। डॉस का फुल फॉर्म क्या होता है? डिनाइल ऑफ सर्विस। इस वीडियो में हम लोग यहीं तक रखते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।